हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। साथियों, कंप्लीट हिंदी साहित्य इतिहास को हम 7 वीडियो के अंदर 7 पार्ट के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके MCQ प्लस व्याख्या सहित, यानी कि इन 7 वीडियो को देख लोगे तो आपकी परीक्षा के अंदर एक भी सवाल है जो गलत नहीं होगा। यानी कि पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 7 दिन के अंदर रोज़ डेली एक वीडियो डालेंगे, जिसकी लेंथ होगी लगभग 2 से ढाई घंटे की। तो 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हम हिंदी साहित्य इतिहास है जो करने वाले हैं, और आज है जो ये पहला पार्ट है। ठीक है, सभी साथियों तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं अब पहला वीडियो। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। किसकी पंक्तियाँ हैं? अज्ञेय की, गिरिजा कुमार माथुर की, शमशेर बहादुर सिंह की, या फिर भवानी दादा की, भवानी प्रसाद मिश्र की? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? यहाँ उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ कि पंक्तियाँ किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, भवानी दादा की है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। किसके? दूसरे सप्तक के, दूसरे सप्तक के ये कवि थे। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। और जो रचनाकार है बाकी यहाँ पर विकल्प में दिए गए, इनकी यूँ तो बहुत सारी पंक्तियाँ, लेकिन ये पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती है। जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्तियाँ कई बार पूछी जाती है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी, खोलेगी ही बात ही, बात बोलेगी हम नहीं। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कुछ शब्द, बात बोलेगी हम नहीं। ये पंक्तियाँ शमशेर बहादुर की कई बार पूछी जाती है। जैसे मैं गिरिजा कुमार माथुर की बात करूँ तो इनकी यूँ भी कई सारी पंक्तियाँ, लेकिन ये पंक्तियाँ पूछी जाती है कि इतना मत दूर रहो, गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी ने मंद हो जाए। इतना मत दूर रहो, ये लिख देता हूँ मैं, इतना मत दूर रहो। ध्यान में रखना, ये है अपने गिरिजा कुमार माथुर। और आगे की बहुत सारी है, यहाँ पर एक लिख देता हूँ, ये भी कई बार पूछी गई। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है, वही परिचित दो आँखें, वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है। ये पंक्तियाँ ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी कथन का ही है कि ये उपमान मेले हो गए हैं, ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ? किसकी है? शमशेर की है, प्रभाकर जी की है, धर्मवीर जी की है, या अज्ञेय की है? कि ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। किनकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय की पंक्तियां हैं। जबकि यहाँ पर शमशेर बहादुर की मैंने पहले बताई थी, वो पंक्ति ज़्यादातर पूछी जाती है। प्रभाकर माचवे की मैं बात करूँ तो इनकी मृदुल नींद, नींद की गोद में और परों की सेज नरम, ये पंक्ति पूछी जाती है। मैं लिख देता हूँ, मृदुल नींद, नींद की गोद में, मृदुल नींद, नींद की गोद में। इतना याद रखिएगा आप। ठीक है। धर्मवीर भारती की तो बहुत सारी है कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अदबनी। और जो अज्ञेय, इनकी तो बहुत सारी हैं। ठीक है। अगला अपना सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है, इस कविता संकलन के
रचनाकार कौन है, कवि कौन है? सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध? बताइए जी कौन होगा। और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़े, उनकी भी मदद हो, वो भी यहाँ से कुछ लाभ है जो ले सके। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और रघुवीर सहाय किसके हैं? अपना जो दूसरा सप्तक था, ये भी याद रखिएगा साथ साथ, क्योंकि प्रसिद्ध रचनाकार है तो ये पूछे जा सकते हैं किस सप्तक के हैं। दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं रघुवीर सहाय। प्रकाशन दूसरे सप्तक का 1951, पहले का कितना था? 43। संपादन किया था आगे ने किया था। रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाओं की मैं बात करूं तो आत्महत्या के विरुद्ध यहाँ पर आई गई। एक इनकी रचना मिलती है हंसो हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और इनकी मैं रचनाओं की बात करूं तो लोग भूल गए हैं, ये भी कई बार पूछी जाती है। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। और सीढ़ियों पर धूप में, ये भी आती है। सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है जी। चलिए, जबकि खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सुनी नाव, ये सारी की सारी किसकी है? सक्सेना की है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये सारी मुक्तिबोध की है। सवाल है, भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के लेखक है, रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या? मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। जैसे कि भूल गलती हो गई, और इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की ओर हम देखें तो चांद का मुंह टेढ़ा हमने ऊपर बात की थी, एक ब्रह्म राक्षस भी इनकी मिलती है, भूरी भूरी खाक धूल मैंने बताई दी, ये इनकी मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। जबकि अब मैं ये बात करूँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, कमेंट करके बताओ किसकी है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये सारी की सारी किसकी है? नागार्जुन की। किसकी है? ये नागार्जुन साहब की है, जितनी अभी मैंने बोली। इनके अतिरिक्त युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये सारी केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा। अब देखिए ये सवाल कई बार आता है और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। युग गंगा आ जाए तो केदारनाथ, यूँ समझ लो कि केदारनाथ के अंदर क्या आती है? गंगा बहती है। इस तरीके से याद रख सो, केदारनाथ के अंदर क्या आती है? इस युग की क्या आती है? गंगा आती है। और त्रिलोचन क्या है? युग धारा। त्रिलोचन, त्रिलोचन, शिव जी से की जटाओं से क्या बहती है? धारा बहती है, त्रिलोचन। तो यहाँ धारा, या फिर दोनों में से एक याद रख लेना, केदारनाथ धाम के यहाँ पर क्या है? युग की गंगा प्रवाहित होती है। तो युग धारा तो त्रिलोचन की, और युग की ये युग गंगा है अपने केदारनाथ अग्रवाल की। धरती मिट्टी के बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये सारी की सारी अपने त्रिलोचन की प्रमुख है जो काव्य कृतियाँ हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, मुक्तिबोध की, गिरिजा कुमार माथुर की, या फिर धर्मवीर भारती की? पृथ्वी कल्प उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें तो ये प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। किसके? प्रयोगवादी।
कविता के। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, प्रयोगवादी के थे। और इन काव्य कृतियों की बात करूं तो एक तो पृथ्वीकल्प तो हो गई, बाकी कल्पांतर, पृथ्वीकल्प के अतिरिक्त कल्पांतर। और मैं बात करूं छाया मत छूना, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले। और भीतरी नदी की यात्रा, ये प्रसिद्ध है, याद रखना, भीतरी नदी की यात्रा, ये सारे की सारे इनके हैं। और मैं बात करूं तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, इसके कवि थे गिरिजा कुमार माथुर। चलिए अगला है अपना सवाल, अमन के राग के लेखक हैं। अमन के राग, भवानी दादा, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, या इनमें से कोई नहीं। अमन के राग के रचनाकार कौन है? उत्तर बता देता हूँ, शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। बात करें तो इनके अतिरिक्त अमन के राग हो गई एक तो, और सलोना जिस्म इनकी एक और है, सलोना जिस्म, ये भी कई बार पूछ जाती है। इसके अतिरिक्त आओ ने और इतने पास, ये सारी की सारी अपने किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। प्रयोगवादी काव्य धारा की कवि हैं। मुक्तिबोध की मैंने पहले बताई दी, चांद का मुंह टेढ़ा, लकड़ी का रावण, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षसी सारी। और अपने जो ये भवानी दादा है यहाँ पर, ये दूसरे सप्तक के हैं। तो दूसरे सप्तक की कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियों में बात करूँ तो मैं भवानी दादा की तो आपको पता ही है, भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल, इदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, और वाणी की दीनता, टूटने का सुख को जरूर ध्यान में रखिएगा, टूटने का सुख, ये सारी की सारी है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है। अगला सवाल है, और ये जो सवाल है अंतिम सवाल है इस वीडियो को, और ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना। 1-2 सीरीज पहले पूछा था। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का, मलियज का, कुंवर नारायण का, या फिर विजय देवनारायण शाही का? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। विकल्प ध्यान से देखना। पहला तार सप्तक कहलाता है, वो प्रथम तार सप्तक कहलाता है, तार सप्तक कहलाता है, या फिर तार सप्तक कहलाता है? कौन सा विकल्प ठीक होगा? और ये सवाल अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? तार सप्तक है वो। ठीक है, और तार सप्तक के विषय में पहले मैंने बताया भी है। तार सप्तक में जो कवि शामिल थे, रामविलास शर्मा जी थे, आगे थे, मुक्तिबोध थे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन, ये 7 है जो शामिल थे, ये समय था। चलिए सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, हरी घास पर क्षण भर। अच्छे से पिछली सीरीज आपने देखी है तो आसानी से इस सवाल का उत्तर है जो आप दे पाओगे। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर, ये है जो धर्मवीर भारती की नहीं है। तो जैसे कि हम बात करें ठंडा लोहा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया
और इनकी और बता देता हूँ मैं एक बार। धर्मवीर भारती की 7 गीत वर्ष और देशांतर, ये सारी की सारी तो किसकी है? धर्मवीर भारती की रचनाएं। धर्मवीर भारती वैसे मूलतः प्रेम के कवि है जो कहे जाते हैं, जबकि हरी घास पर क्षण भर जो है ये किसकी है? अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। और अज्ञेय की रचना हम देखें तो हरी घास पर क्षण भर आ गई। एक रचना मिलती है इनकी बावरा अहेरी, जो कई बार पूछी जाती है। चिंता, इत्यलम, भग्नदूत और कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। एक मिलती है इनकी सुनहले शैवाल, सागर मुद्रा, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे और नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सारी की सारी किसकी है? अज्ञेय की रचनाएं हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? माफ कीजिए, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। उत्सवा, मछलीघर, धूप के धान, हाशिए पर गवाह है। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? डी, हाशिए पर गवाह जो है ये कुंवर नारायण का क्या है? काव्य संग्रह है। और इनके अतिरिक्त हम बात करें कुंवर नारायण के काव्य संग्रह में तो चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, और मैं बात करूं तो आत्मजयी, ये भी कई बार पूछा जाता है। परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम, और मैं बात करूं कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और इनके बात करें तो इन दिनों, इन दिनों, वाज श्रवा के बहाने, ये सारे के सारे मिलते हैं। ठीक, चक्रव्यूह का समय वैसे 1956 बताया जाता है। आत्मजयी अपने 1965, परिवेश हम तुम 1961 ये देखने को मिलता है। विजय देव नारायण जो ये मछली कराए यहाँ पर, ये है अपने विजय देव नारायण शाही की। मछलीघर किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। इसके अतिरिक्त विजय देव नारायण शाही का एक साखी भी है, एक संवाद तुमसे भी है। संवाद, तो विजय देव नारायण शाही के कितने हो गए? मछलीघर हो गया, साखी हो गया और संवाद तुमसे, ये काव्य संग्रह इनके हैं। यहाँ पर जो ये आया है अपने नरेश मेहता की मैं बात करूं, उत्सव आया है, यह है नरेश मेहता का। उत्सव काव्य संग्रह किसका? नरेश मेहता का। नरेश मेहता के और भी हैं। उत्सव हो गया एक, तो एक वन पाखी सुनो, ध्यान से सुन लीजिएगा। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, आख्या और प्रार्थना पुरुष, ये सारे के सारे नरेश मेहता के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, बाकी जो धूप के धान है, ये जो धूप के धान है ये है अपने
इनका गिरिजा कुमार माथुर का। किसका है? शॉर्ट में लिख गिरिजा माथुर, गिरिजा कुमार माथुर का है, जिसमें नाश और निर्माण, जिसमें धूप का धान हो गया, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और पृथ्वी कल्प, ये सारे के सारे गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? कुंवर नारायण का, लक्ष्मीकांत वर्मा का, मुक्तिबोध का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। बताइए साहब कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उत्तर हो जाएगा साहब अज्ञेय का है। ये किसका कथन है? अज्ञेय साहब ये कहते हैं। और ये कब कहा इन्होंने? ये जो कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था। ये कब कहा था ये कथन? दूसरा सप्तक की भूमिका के अंदर ये जो है बात है जो कहते हैं साहब। चलिए अगला सवाल। सवाल है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? भवानी दादा की कविताएं किस सप्तक में है? पहला तार सप्तक में, दूसरा तार सप्तक में, तीसरा सप्तक में या फिर चौथा सप्तक में? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है साहब? उत्तर हो जाएगा क्या? दूसरा सप्तक में है। किस में है? दूसरा सप्तक में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था साहब? 1951 में होता है। कब होता है? 1951 में। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है। कौन सा कवि? सहजता का कवि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और मैं बात करूं इनकी चर्चित कविताओं की, तो चर्चित कविताओं में इनका आ जाता है। चर्चित कविताओं में मैं बात करूं तो कमल के फूल, कमल के फूल, और देखें इनकी रचनाओं में तो सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, और हम देखें वाणी की दीनता, वाणी की दीनता, और बात करूं मैं टूटने का सुख, टूटने का सुख, और गीत फरोश। सारे के सारे महत्वपूर्ण और सारी की सारी रचनाएं जो कई बार पूछी गई है। कविता और कवि का नाम लिखना है आपको, मतलब नाम बताना है कि रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। जो ये पंक्ति है किस कविता की और किस कवि की है? नौका विहार पंत की है, नदी के द्वीप अज्ञेय, अंतः सलीला अज्ञेय, या फिर बादल राग निराला? बताइए कौन सी कविता और किस कवि की है? तो यहां साथियों अपना उत्तर हो जाएगा क्या? अंतः सलीला अज्ञेय। ये जो पंक्तियां हैं ये अंतः सलीला अज्ञेय की है, वहां से जो उद्धृत है। ठीक है, अंतः सलीला अज्ञेय, यानी कि सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। कि हम तो सारा का सारा ही जीवन लेंगे, कम से कम वाली बात है जो हमसे मत कहिए। ये जो काव्य पंक्तियां हैं इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? अज्ञेय, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर मुक्तिबोध? बताइए कौन हो जाएगा?
हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। हम बात करें और जैसे कि यूँ तो बहुत सारी है बाकी रचनाकारों की, लेकिन जो मुक्तिबोध है इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है, परीक्षा में कई बार पूछ जाती है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यहाँ मैं पहले 2-4 शब्द लिख देता हूँ। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये पंक्तियाँ आ जाए तो ध्यान में रखना किसकी है? मुक्तिबोध की। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे और तोड़ने होंगे मठ और गढ़ है जो सभी। जैसे अपने अज्ञेय की मिलती है पंक्तियाँ की, माफ़ कीजिए, सक्सेना की मिलती है, ये मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यहाँ लिख देता हूँ, मैं नया कवि हूँ, ध्यान में रखना, मैं नया कवि हूँ। अभी जो मैंने पंक्तियाँ बोली ये इनकी है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये ध्यान में रखना इन दोनों की। अगला सवाल मैंने पिछली सीरीज में पूछा था, कुछ एक साथियों ने जवाब भी दिया था। ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ज़मीन पक रही है नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का, नरेश मेहता का, या फिर केदारनाथ सिंह का? अब देखिए, जहाँ पर दो नाम सिमिलर आ जाए तो तीसरा भी हो सकता है, लेकिन दो नाम सिमिलर आ जाए तो यूँ आप अंदाज़ा लगा ही लीजिएगा कि दो जो सिमिलर नाम है उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। यहाँ पर एक जगह अग्रवाल और यहाँ पर सिंह है, तो उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। किसकी है? केदारनाथ सिंह। इसके अलावा अन्य कविता संग्रहों की बात करें इनके हम, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभी बिल्कुल अभी अभी, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अतिरिक्त बात करें टॉलस्टॉय और साइकिल, टॉलस्टॉय और साइकिल, ये भी प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये रचनाएं हैं। और बात करें नागार्जुन की, यहाँ पर तो मूल नाम कई बार आता है वैद्यनाथ मिश्र, और पहला साहित्यिक उपनाम था इनका माफ़ करें, क्या था? यात्री उपनाम से लिखा करते थे, और संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखी। और इनकी रचनाओं की बात करें नागार्जुन की तो बहुत सारी है और बहुत प्रसिद्ध, कई बार पूछी गई है, जैसे कि युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, ये सारी की सारी। नरेश मेहता का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँ आपके लिए, तो नरेश मेहता अपने दूसरे तार सप्तक है उसके कवि है। रचनाओं में देखें तो वन पाखी सुनो, नरेश मेहता की, ये कई बार पूछी जाती है रचना, वन पाखी सुनो, और बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सवा, यहाँ पर इसका भी ध्यान में रखना, बोलने दो चीड़ को और चैत्या, ये इनके प्रमुख है जो कुछ रचनाएं हैं। अगला सवाल है अपना कि हिंदी कविता में, देखिए ये सवाल मैंने आपको अलग तरीके से पहले भी पूछा था, लेकिन सवाल जो है अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। एक ही सवाल की अलग अलग भाषा शैली है जो करके पूछा जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है किस काव्य संकलन से माना जाता है? हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से है जो माना जाता है? दूसरे सप्तक से, कुरुक्षेत्र से, तार सप्तक से, या फिर असाध्य वीणा से? मैंने पहले भी बताया, अगर आप ठीक से सुनोगे, समझोगे सवाल को, तो इसका उत्तर है जो आसानी से दे दोगे।
बताइए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? तार सप्तक से। यहीं से प्रयोगवाद का श्री गणेश जो देखने को मिलता है आगे द्वारा सन 1943 में, ठीक है। और तार सप्तक इसमें कितने कवि? 7 कवि। कई बार संख्या भी पूछी जाती है तो 7, ये तो अब याद हो गया, बेसिक सा सवाल है। और जो ये जो तार सप्तक था पहला, इन 7 कवियों को क्या राहों का अन्वेषी ये भी कहा जाता है। और ये सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। राहों का अन्वेषी इन 7 कवियों के लिए जिक्र है जो होता है। दूसरा जो सप्तक था उसके संपादक भी अज्ञे थे। उसका समय था 1951। और इसमें जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार अपने रामधारी सिंह दिनकर तथा असाध्य वीणा के रचनाकार यहाँ पर अज्ञे, ये जरूर ध्यान में रखना। असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञे की, कुरुक्षेत्र दिनकर, ये तो याद हो ही गया होगा। असाध्य वीणा अज्ञे जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? यहाँ पर जो रचनाएं दी गई इनमें से कौन सी जो कुंवर नारायण की रचना है? पारो, बात की बात, मेरे साक्षात्कार, इमरतिया, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार जो है कुंवर नारायण की है। जबकि मैं बात करूं पारो और इमरतियाँ, ये नागार्जुन की है। पारो और ये इमरतियाँ ये कौन है? नागार्जुन की। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर बात की बात है, बात की बात है तो ये है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की है। कुंवर नारायण की मैं और रचनाओं की बात करूँ, जैसे मेरे साक्षात्कार तो हो गया। कुंवर नारायण की और रचनाएं भी कई बार पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आत्मजयी, ये कई बार आती है, आत्मजयी। और परिवेश हम तुम, ये भी पूछी जाती है, परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम हो गई। और शिवमंगल सिंह सुमन की देखें, यहाँ पर बात की बात तो है ही। और रचनाएं देखें सुमन की तो पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन और हिल्लोल, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये शिवमंगल सिंह सुमन की एक चल रही कुदाली, इसका जरूर ध्यान में रखें, चल रही कुदाली, चल रही कुदाली। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? यानी कि तार सप्तक दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, सारे साथ साथ जो रचनाकार याद होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? आप कमेंट करके बताना। इसका रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह। क्या उत्तर होगा इस सवाल का? इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? सवाल है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है। मछली घर नामक काव्य संग्रह, इसके संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही और धर्मवीर भारती। विजय देवनारायण शाही और धर्मवीर भारती। एक तो सीधा सवाल यहीं से बन जाता है कि मछली घर जो है कि विधा है, तो एक तरीके से ये काव्य संग्रह है। ध्यान में रखना, परीक्षा में सवाल आ जाए, निबंध है, कहानी है, नाटक है या काव्य संग्रह, तो वहाँ पर ध्यान में रखना काव्य संग्रह। और संपादक कौन है इसके? वह विजय देवनारायण शाही। मछली घर के संपादक कौन है? विजय देवनारायण शाही। इनके द्वारा जो अन्य काव्य संग्रह उनकी हम बात करें तो साखी, एक तो हो जाएगा साखी, एक संवाद तुमसे, संवाद तुमसे, ये इनके काव्य संग्रह और देखने को मिलते हैं। जबकि हम लक्ष्मीकांत वर्मा की बात करूं मैं यहाँ पर, तो इन्होंने
तुकांत और तुकांत के अतिरिक्त तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती की मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती का तो आपको पता ही है। कौन सा? अंधा युग बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। अंधा युग के बाद में कनुप्रिया, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये है जो काव्य संग्रह इनके संपादन इन्होंने किया था। अगला सवाल है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब ने किताब लिखी और उस किताब को बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। कौन सी थी वो? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है और भारत, इतिहास और संस्कृति। बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों भारत, इतिहास और संस्कृति, इसको प्रतिबंधित जो कर दिया था। अब इसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी दूं तो मध्य प्रदेश एमपी का जो शासन था, उन्होंने कहा कि भद्रता और जो नैतिकता है इसके विरुद्ध है जो ये किताब है, और उसी कारण इस पुस्तक पर जो मध्य प्रदेश न्यायालय ने क्या मुकदमा चला था इसमें, और डिसीजन ये आया कि इसमें 10 आपत्तिजनक अंश है, इनको हटाकर इसे जो दोबारा प्रकाशित है जो किया जा सकता, नहीं तो ये बैन है जो रहेगी। और इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने ये भी बात लिखी थी कि ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर जो अंकित किया है, ये इसकी भूमिका में इन्होंने लिखा था। तो ये निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? जितने भी तार सप्तक हैं उन सब के जो साथ साथ कवि हैं वो याद होने चाहिए आपको। एक सवाल पक्का आता है इनका। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। बताइए क्या उत्तर होगा? यहां अपना उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? कुंवर नारायण। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो कुंवर नारायण दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। ये किसके हैं? तीसरा सप्तक के कवि हैं। किसके हैं ये? तीसरा जो सप्तक है उसके हैं। और तीसरे सप्तक का समय क्या? 1959। ठीक है। अब तीसरे सप्तक में शामिल जो थे उनमें ये अपने कुंवर नारायण हो जाएंगे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये हो जाएंगे। और जो दूसरा सप्तक था, दूसरा सप्तक का समय क्या? 1951। इसमें अपने बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जिसे शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये सब देखने को मिलते हैं। सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना? अभी अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था। मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? नदी के द्वीप रचना है अपने अज्ञेय की। तो 4 नंबर विकल्प ठीक हो जाएगा। अज्ञेय की और रचना मैंने पिछली वीडियोज में भी लिखवाया था। चिंता आती है, भग्न दूत आती है, इत्यलम आती है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हो जाएगी। आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, ये। अब यहाँ पर देखिए गुप्त जी का नाम है, तो गुप्त जी की प्रमुख रचना में बता दूं आपको, एक तो पंचवटी, कई बार आता है पंचवटी, साकेत देखने को मिलती है, और यशोधरा पूछी जाती है, भारत भारती पूछी जाती है। ये जो प्रसिद्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत भारती, और एक जय भारत भी ध्यान में रख ले। ये गुप्त जी की हो जाएगी। मैं बात करूँ निराला की कई बार बता चुका हूँ मैं। अनामिका बार बार सुनोगे तो याद हो ही जाएगी। अनामिका रटने से याद नहीं होती। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, और कौन सी? कुकुरमुत्ता। और मैं बात करूँ नए पत्ते, अणिमा, आराधना, बेला, ये सब निराला के।
नागार्जुन की मैं बात करूं तो अकाल और उसके बाद, ये प्रसिद्ध है, अकाल और उसके बाद ये रचना देखने को मिलती है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, और कालिदास। देखिए तुलसीदास अपने निराला की है, तुलसीदास किसके, निराला की, और नागार्जुन की क्या है, कालिदास। ये ध्यान में आप है जो रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां। किस विकल्प में जो है दो रचनाएं सक्सेना की है? तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर अपना, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अब जैसे कि हम बात करें, जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच, जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, ये किसकी है, कात्यायनी। ठीक, ये इनकी हो जाएगी। बात करें आमने सामने व आत्मजयी, आमने सामने व आत्मजयी कौन, अपने कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण हो जाएगा। सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां किसकी है, नागार्जुन की। ठीक है, तो एक सूनी नाव व जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जादू नहीं कविता सात भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी की, आमने सामने व आत्मजयी कुंवर नारायण, और सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां किनकी हो जाएगी, नागार्जुन साहब की हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की, और वीडियो मेरा ये अच्छा लगता है आपको प्रयास, तो लाइक शेयर किया करें ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ ले सके, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ सके। सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो। सवाल है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? मुक्तिबोध का जो ग्रंथ है ब्रह्म राक्षस, ये किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, निम्न वर्ग का, या फिर सर्वहारा वर्ग का? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी वर्ग का। अब मुक्तिबोध की कई बार पूछी जाती है रचनाएं, जैसे कि जो दो काव्य करते हैं तो बहुत बार पूछी जाती है, जिनमें एक तो भूरी भूरी खाक धूल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भूरी भूरी खाक धूल, और चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और मैं बात करूं अंधेरे में, इसके विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ब्रह्म राक्षस हो गई, और एक है अंतःकरण का आयतन, अंतःकरण का आयतन, ये सब क्या है, अपने मुक्तिबोध साहब की है। ठीक बात। और ये सवाल का उत्तर आप देना। सवाल है आपके लिए, ज़मीन, मैंने पहले हालांकि बताया इनको आपको पहले पिछली वीडियो में, ज़मीन पक रही है, ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? कमेंट करके बताना। विकल्प में आपको लिख दूं, यहाँ पर नागार्जुन लिख देता हूँ, नरेश मेहता लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर अगला विकल्प लिख दूं आपके केदारनाथ, और एक तो केदारनाथ सिंह हो गया, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। तो क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताना। कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, आपको बताना प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति,
अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल या फिर काव्य की गतिशीलता। बताइए साथियों, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता। तो यहां उत्तर हो जाएगा अपना, क्या है प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता? दर्शन से मुक्ति। ये प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रयोगवाद के आरंभ की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए प्रयोगवाद का आरंभ, मैंने पहले भी बताया कब से माना जाता है, 1943 से। कब से? 1943 से। और 1943 में क्या प्रकाशित हुआ था? तार सप्तक। क्या प्रकाशित हुआ था? तार सप्तक। इसी के साथ है जो प्रयोगवाद की शुरुआत है, जो प्रारंभ श्री गणेश है जो माना जाता है। संपादक पूछ ले आपको तो कौन? अज्ञेय जी। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा आपको। और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में बात करें तो अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य देखने को मिलता है, यथार्थवाद का आग्रह देखने को मिलता है, बौद्धिकता का प्राधान्य, निराशावाद, उपमानों की नवीनता। देखिए प्रयोग करना है, उपमानों की नवीनता, न कि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ये पिछले वीडियोज में हमने शामिल किया था ये बात। साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। अगला सवाल, दुख सबको मांझता है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? दुख सबको मांझता है, किसका कथन है, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या फिर धर्मवीर भारती की? उत्तर हो जाएगा साथियों, दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति है अपने अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय जी की, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं में बात करें तो पहले भी मैंने लिखवाई थी, फिर लिखवा देता हूं। चिंता, भग्नदूत, और मैं बात करूं इत्तेलम, चिंता, भग्नदूत, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, ये कई बार आई है, हरी घास पर क्षण भर। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, और प्रसिद्ध है एक इनकी असाध्य वीणा, कमली वाला असाध्य वीणा, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला, ये भी इन्हीं की है। ये इनकी प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? यानी कि जो सप्तक है, तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके जो भी कवि हैं उनको जरूर याद रखना है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में नहीं है? बताए, विजय देवनारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंद किशोर आचार्य, कीर्ति चौधरी। तो किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? माफ कीजिए, मैंने शायद गलत बोल दिया। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? उत्तर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं जो चौथा सप्तक में है। यानी कि चौथा सप्तक में संकलित कवि की मैं बात करूं तो चौथा सप्तक, इसमें कवियों की मैं बात करूं तो अवधेश कुमार, पहला नाम आ जाएगा क्या? अवधेश कुमार, राजकुमार, राजकुमार कुंभज, बात करूं स्वदेश भारती, आगे मैं बात करूं नंद किशोर, या नाम आ गया नंद किशोर आचार्य, यानी चौथे सप्तक में, तभी तो इन्हीं की रचना चौथे सप्तक में है। नंद किशोर आचार्य, यहाँ पर लिख दूं मैं सुमन राजे। सुमन राजे, इनका सुमन राजे का एक ग्रंथ है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, इतिहास ग्रंथ है, कौन सा कमेंट करके बताना। नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, और श्रीराम वर्मा, श्रीराम वर्मा जी, और हो जाएंगे अपने राजेंद्र किशोर, राजेंद्र
किशोर, ये 7 हो गए। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये 7 रचनाकार हैं जो चौथे सप्तक में है। तो इनमें से किस कवि की रचना चौथे सप्तक में है? नंद किशोर आचार्य की। ये बाकी इस अपने चौथे सप्तक से संबंधित नहीं है रचनाकार। सवाल है, सुमेलित करना है आपको, रचना और प्रकाशन वर्ष को सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, वीडियो रोक कर आप लगाइए गणित अपनी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर सभी सुमेलित हैं। बाबरा अहेरी का प्रकाशन 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959 और आंगन के पार द्वार 1961। यहाँ पर सभी के सभी है जो सुमेलित है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा इनको। मिलान वाले में पूछा जा सकता है, पूछा गया कई बार। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। सुमेलित करना, एक तरफ तो रचना है अपने और दूसरी तरफ है क्या? रचनाकार। वीडियो रोक के पॉज करके सुमेलित कीजिए, देखिए क्या होगा। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साथियों, सभी सुमेलित हैं ये भी। संशय की एक रात अपने नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की है, पता है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय है। संसद से सड़क तक धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल और हरी घास पर क्षण भर आगे की है। संशय की एक रात नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, हरी घास पर क्षण भर आगे। सवाल है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा? यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। प्रयोगवाद क्या है? बैठे ठालों का क्या है? धंधा है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नगेंद्र सिंह। बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा साहब यहां पर हमारा ए। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, कौन कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। ए विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं रामविलास शर्मा ने लिखा है इसके विषय में कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है और ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। नगेंद्र ने क्या कहा है? प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह। ये इनकी बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछ जाती है। शैलीगत विद्रोह है, ये कहा है नगेंद्र ने। सवाल है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साहब हमारा क्या? मुक्तिबोध है जो तीसरा सप्तक में नहीं है। तो मुक्तिबोध किसमें? तीसरे सप्तक में नहीं है। मुक्तिबोध किसके कवि हैं? तार सप्तक के। पहले पिछली सीरीज में आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा तार सप्तक वाला समय 1943 है उसका। अब यानी कि तीसरा सप्तक जिसका समय क्या है? 1959 मिलता है हमें। इसमें शामिल कवि देख लीजिए, कुंवर नारायण है यहाँ पर, केदारनाथ सिंह है यहाँ पर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आ गए यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही और मदन वात्स्यायन, ये 7 कवि हैं जो इसमें शामिल हैं। फिर से बोल देता हूँ, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजयदेव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे सप्तक में 7 रचनाकार हैं। सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अभी मैंने बताया दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो याद होगा आपको 53, 51, 52, 54,
दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये आप कमेंट करके है जो बताना आप कब हुआ था। और दूसरे का नहीं, चारों सप्तक जो हैं आगे के संपादन वाले, इनका आपको जरूर बताना चारों का प्रकाशन वर्ष सिलसिलेवार क्रमवार तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? जो भवानी दादा है अपने, उनकी रचना कौन सी नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। बताइए साथियों, तो कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? उत्तर होगा ब्रह्म राक्षस। ये नहीं है तो गुरुजी ये नहीं है तो फिर इनकी कौन, ये ब्रह्म राक्षस है किसकी? तो ये है अपने मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है अपने, उनकी रचना है साहब। तो बाकी जो तीनों गीत फरोश और ये सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, इनकी हो जाए। इनकी मुक्तिबोध साहब की और रचनाएं की बात करें तो भूल गलती, अंधेरे में, ये इनकी है मुक्तिबोध की। ठीक है, अंतःकरण का आयतन और बाकी ये रचनाएं आपके इनकी हो जाएगी। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अब पहला वाला सवाल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो इस सवाल का उत्तर आप देना। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से निराला, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध या अज्ञेय। बिल्कुल आसान सा है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया पहले वाले सवाल में। इसका उत्तर क्या होगा आप बताना, कौन सा है जो कवि नहीं है तार सप्तक का? कमेंट करना। सवाल है अगला, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया? जो शहरी जीवन पद्धति है, शहरों की, सिटी की जो लाइफ स्टाइल, उस पद्धति पर उसके दंभ पर कटाक्ष जो किया गया, किस कविता में? अंतः सलीला में, नदी के द्वीप में, यह द्वीप अकेला में, या फिर हरी घास पर क्षण भर? किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। और ये जो कविता है अपने अज्ञेय द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अज्ञेय कृत है। और अज्ञेय साहब को क्या कहा जाता है? जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, इनको अपने प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी। अज्ञेय की और जो काव्य संग्रह, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अज्ञेय के हैं ये। यहाँ पर मैं लिखूं, जैसे कि चिंता आता है, एक भग्न दूत आता है, चिंता, भग्न दूत, इत्यलम, ये प्रसिद्ध है, कई बार पूछे गए तीनों के तीनों। इत्यलम, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, इसके विषय में भी पूछा गया है। पूर्वा और सागर मुद्रा, ये भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? सागर मुद्रा, इसका भी ध्यान में रखना आप। ये थे कुछ इनके। अगला सवाल है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि क्या है? एक अभिव्यक्ति की खोज है। और ये कथन किसका है? कौन कहता है ये बात? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह? बताइए जी। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। उत्तर हो जाएगा साथियों नामवर सिंह। किसका कथन है? नामवर सिंह का है ये। चलिए आगे, जैसे कि हम ये नामवर सिंह कह देते हैं इनके विषय में, और जो रामविलास शर्मा है, ये शर्मा जी अपने मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है, इसको अपराध भावना का अनुसंधान कहते हैं। ये जो अंधेरे में कविता है इनकी मुक्तिबोध की, इसको क्या कहते हैं? अपराध भावना का अनुसंधान। अपराध भावना का अनुसंधान कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। किस कविता है?
अंधेरे में जो है और किसकी, मुक्ति बोध की जो है, उसके विषय में ये ऐसा कहते हैं। और शमशेर जो बहादुर हैं, शमशेर बहादुर सिंह, जो अंधेरे में रचना है, उसके विषय में ये क्या कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह, कि ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती है जो दस्तावेज है। ये बात है जो ये कहते हैं। और इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का क्या है, एकीकरण है। चलिए ये ध्यान में रखना, ये पहला जो सवाल पूछा इसमें नामवर सिंह है। सवाल है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। बताइए जी फिर, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की जो क्या है, प्रवृत्ति नहीं है। जबकि हम बात करें क्षणवाद, बौद्धिकता और दुखवाद, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अन्य प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में बात करूं, 3 तो है ही, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनके अतिरिक्त में बात करूं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की, तो देखिए अहमवादी प्रवृत्ति देखने को इसकी प्रधानता मिलती है, अहमवादी प्रवृत्ति की। यथार्थवाद का आग्रह भी देखने को मिलता है, निराशावाद भी झलकता है, बौद्धिकता का प्राधान्य भी मिलता है, और भाषा का प्रयोग, साधारण विषयों का निरूपण भी देखने, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो। और यहाँ पर लिखा है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, जबकि अपने प्रयोगवाद के अंदर उपमानों की नवीनता देखने को मिलती है। ये यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, जबकि क्या मिलती है इसमें, उपमानों की नवीनता मिलती है, न कि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। उपमानों की नवीनता, क्योंकि प्रयोग नाम ही प्रयोगवाद है तो फिर प्रयोग तो होगा ही कुछ ना कुछ, उपमानों की नवीनता भी मिलती है। सवाल है, सुमेलित कीजिए। रचनाकार है और रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा सामने आपके आत्मजयी है, नागार्जुन प्रवासी के गीत, केदारनाथ अग्रवाल युगधारा, भवानी प्रसाद मिश्र फूल नहीं रंग बोलते हैं, कुंवर नारायण बुनी हुई रस्सी। वीडियो रोकिए और आप मिलान कीजिए कौन सा क्या कैसे होगा सुमेलित। तो चलो मैं बता देता हूँ। नरेंद्र शर्मा जो है, इनका काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा का क्या हो जाएगा, प्रवासी के गीत। और प्रवासी के गीत जो है, इसके हम बात करें समय की, तो प्रवासी गीत के सामने लिख देता हूं मैं 1938। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा कृत 1938। बात करें नागार्जुन की, नागार्जुन का कौन सा है, युगधारा। नागार्जुन का कौन सा है, युगधारा। समय मिलता है इसका, लिख देता हूं मैं 1953 ईस्वी। बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, 3 नंबर पर केदारनाथ अग्रवाल है, इनका है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अग्रवाल जी का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसका समय हमें देखने को मिलता है 1965, ठीक है, 1965। इसके बाद में आते हैं अपने भवानी दादा, भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है ये बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। समय मिलता है इसका हमें देखने को 1971, 71। और कुंवर नारायण की है यहाँ पर ये आत्मजयी। आत्मजयी किसकी है, कुंवर नारायण जी की। और इसका समय मिलता है हमें 1965। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें एक बार वापस बता देता हूं मैं। नरेंद्र शर्मा की प्रवासी के गीत है, नागार्जुन की युगधारा है, केदारनाथ अग्रवाल की फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी दादा की है अपने बुनी हुई रस्सी, और कुंवर नारायण की आत्मजयी। ये तो युगधारा तो इनकी हो गई। युग की गंगा किसकी है, ये मैं पहले पिछली वीडियो में बताया था मैंने। युग की गंगा, कमेंट करके बताना ये किसकी है। सवाल है अगला, हरिजन गाथा किसकी रचना है। हरिजन गाथा किसकी रचना है, धूमिल की, नागार्जुन की, लीलाधर जगुड़ी की, या फिर आलोक धनवा की। बताइए क्या होगा उत्तर साथियों। उत्तर हो जाएगा अपना हरिजन गाथा जो है ये है
नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नाम आया है धूमिल। नाम क्या आया? धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल साहब। हालांकि इनकी वैसे तो कई रचनाएं, लेकिन एक जो मोचीराम है ये प्रसिद्ध है और ये कई बार पूछी गई है। नागार्जुन की हो गई, हरिजन का था। लीलाधर जगुड़ी की मैं बात करूं तो इनकी ईश्वर की अध्यक्षता में ये काव्य बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है? ईश्वर की अध्यक्षता में। लीलाधर जगुड़ी का क्या है? ईश्वर की अध्यक्षता में। ठीक है गुरुजी। आलोक धनवा का नाम आता है तो आलोक धनवा की एक है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है ये काव्य संग्रह। दुनिया रोज बनती है। ठीक है सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला अपना सवाल है साथियों, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है? किसका कथन है? किसकी उक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? बताइए साथियों। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला। उत्तर हो जाएगा अपने केदारनाथ अग्रवाल। क्या उत्तर हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। और ये जो केदारनाथ अग्रवाल है ये अपने प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अगर पूछ ले किससे संबंधित है तो ये प्रगतिवाद से रिलेट करते, संबंध रखते हैं। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, इन्हीं की पंक्ति है ये। हथौड़ा वाला घर में और हुआ और आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये भी इनकी पंक्तियां हैं। और इनकी काव्य कृतियों की हम बात करें तो युग की गंगा, अभी मैंने पहले सवाल पूछा था, उत्तर कईयों ने दिया होगा कमेंट करके। युग की गंगा केदारनाथ साहब की है। समय मिलता है 1947। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, युग की गंगा 1947, 1947। और नींद के बादल, पिछली वीडियोज में लिखाया था मैं, नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह भी ऊपर वाले सवाल में हमने जिक्र किया ही था। सवाल है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। दार्शनिकवाद की बात मिलती है यहाँ पर, वर्ग चेतना प्रधान मिलता है या वैयक्तिक यथार्थ मिलता है या फिर यहाँ पर यथास्थितिवादी मिलती है। तो प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि किस प्रकार की है? तो यहाँ साथियों अपना उत्तर होगा क्या? वर्ग चेतना प्रधान। वर्ग चेतना प्रधान प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। जबकि मैं बात करूं प्रयोगवाद की तो वो वैयक्तिक यथार्थ प्रधान है। वैयक्तिक यथार्थ प्रधान कौन सी है? प्रयोगवाद। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। सवाल है अपना कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? अभी अभी मैंने बताया था तो आराम से कर दोगे। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युग धारा। तो कौन सी रचना नहीं है बताओ देखें। इस सवाल का उत्तर आप ही कमेंट करके बताना, इनमें से केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना है जो नहीं है। आसान है ये। सवाल है अगला कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति है वो जिस काव्य धारा में भी मिलती है ना, उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? क्या प्रगतिवाद कहा जाता है, क्या प्रयोगवाद या जनवाद या फिर कविता, क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा क्या? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। सवाल है नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं?
नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता या फिर अकविता? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर होगा साथियों क्या? प्रगतिवाद के। नागार्जुन किस काव्य धारा के हैं? प्रगतिवाद के। अब देखिए, सुनिए आप ध्यान से। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि क्या है? प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ आपके समक्ष। जैसे कि नागार्जुन हो गए अपने पहली बात तो, और नागार्जुन के बाद में केदारनाथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। केदारनाथ के बाद में बात करूँ मैं रांगे राघव, बाद में बात करूँ शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ये भी ध्यान में रखना, यहाँ लिख देता हूँ त्रिलोचन। ये हो गए प्रगतिवाद के। इसके बाद में मैं बात करूँ नागार्जुन का, आपको पता है वास्तविक नाम क्या? वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे, जैसे कि पाषाणी, बादल को गिरते देखा है, रविंद्र के प्रति, ये सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। ये नागार्जुन की क्या प्रमुख कविताएं हैं। बाबा के नाम से भी चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि कविताओं के हैं जो इन्होंने रचना है जो की थी। चलिए अगला सवाल है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? ये सवाल मैंने 3-4 सीरीज पूर्व में कुछ अलग तरीके से करवाया था आपको। देखिए, जो भी युग रहा है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक, द्विवेदी युग, तो इनके अंदर क्या है, जो इनकी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, मैंने पहले छोटे छोटे वीडियो 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर भी आपको डाला हुआ है। यहाँ सवाल है जो विशेषताओं को जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर आप हर एक युग की विशेषताएं, प्रवृत्तियां याद रखें। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? क्या छायावादी युग की, क्या प्रगतिवाद, क्या प्रयोगवादी या फिर आधुनिकतावादी? बताइए किस युग की? तो उत्तर हो जाएगा साथियों अपना शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव अपने प्रगतिवादी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी। और मैं बात करूं प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है ना, वो मार्क्स का क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में भी बात करें तो समाजवाद या साम्यवाद है एक तरीके से। साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो ये सवाल भी पूछा गया एक बार, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह क्या है? प्रगतिवाद है। वही क्या है? वो साहित्य के, राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद और साम्यवाद है, और वही साहित्य के क्षेत्र में बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से आग और राग राग का कवि किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या फिर प्रसाद को? बताइए साथियों। उत्तर हो जाएगा साथियों दिनकर। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, दिनकर उत्तर हो जाएगा। और ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए भी हैं और कुछ नए सवाल भी हैं और आते रहते हैं ये घूम फिर कर सवाल, सारे महत्वपूर्ण रचनाकारों के। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर दिनकर का नाम आया, इनको आग और राग का कवि कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, और सुन लीजिए, रेणुका, हुंकार, रसवंती, बार बार सुनोगे तो आपको याद है जो हो जाएगी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द्वंद्व गीत, और मैं बात करूं रश्मि रथी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम। हारे के हरिनाम है, इसको जरूर ध्यान में रखना, हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम। निराला की बात करें तो निराला की तो आपको पता ही है,
अनामिका हो गई, परिमल हो गई, और बात करें गीतिका हो गई, तुलसीदास हो गई। लिखावट पे नहीं जाइएगा, जल्दी में लिख रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिएगा। तुलसीदास हो गई, नए पत्ते हो गई, कुकुरमुत्ता आती है वो हो गई। जैसे पंत आते हैं अपने, पंत की बात करें तो ग्रंथि, कोटवाले में पूछा जाता है कई बार इनका, ग्रंथि, पल्लव, इनका रचनाकाल पूछा जाता है। मैंने पिछले सीरीज में, पिछली 4-5 सीरीज पूर्व कई सारे इनके रचनाकाल वाले सवाल करवाए, तो उनमें ये है, ध्यान में रखना। पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण के अतिरिक्त हम बात करें तो लोकायतन, चिदम्बरा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सारी की पंत हो जाएगी। प्रसाद की मैं बात करूं तो उर्वशी हो जाएगी, वन मिलन हो जाएगी, और कामायनी को पता ही है आपको, कामायनी का चित्राधार हो जाएगी, चित्राधार, प्रेम पथिक, ये भी अपने प्रसाद की है, प्रेम पथिक, और प्रेम राज्य, ये सारी की सारी इनकी हो जाएगी। अगला सवाल है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देश का संग्राम देश से है जो जीता जाता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन जो है किस कृति के संदर्भ में है जो कहा गया है? माफ़ कीजिए, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार मिस टाइप हो गया, देह का संग्राम, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। तो दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर हुंकार? बताइए किस कृति के संबंध में है? उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। किसके संबंध में? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में आपको पता है भीम और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता है जो सिद्ध की गई है। किसके जरिए? भीम व युधिष्ठिर के माध्यम से। सवाल है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ये सवाल मैंने पूर्व में भी पूछा था, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा था। आपने अगर नोटिस किया तो इस सवाल का जवाब दे दोगे आप। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद या प्रयोगवाद या पूंजीवाद या फिर अस्तित्ववाद? बताइए, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर होगा साथियों अपना क्या क्या हो जाएगा? साम्यवाद। उत्तर क्या हो जाएगा? साम्यवाद। और इस संबंध में ये भी कहा गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। क्या कहा था? कि राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि है जो कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया तो हमने सोचा कि हो गए इतने। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, हरिवंश राय बच्चन को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को या फिर केदारनाथ सिंह को?
निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि है जो माना जाता है। जबकि हम बात करें धर्मवीर भारती, ये तो उत्तर हो गया यहाँ पर। धर्मवीर भारती जो है ये प्रेम के कवि हैं, प्रेम के कवि कहा जाता है साहब इनको। ठीक है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, यहाँ पर देख लो, प्रयोगवाद प्रवर्तक। जबकि बच्चन साहब किसके हैं? हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? कवि नहीं है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन है विशुद्ध रूप से? ये नागार्जुन है जो नहीं है, ये नहीं है, बल्कि जो है ये प्रगतिवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के माने जाते हैं, राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं ये। जबकि सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जो राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। सवाल है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामदरस मिश्र। बताओ, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? क्या हो जाएगा उत्तर? रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र का जो है संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि रामदरस मिश्र का संबंध है साठोत्तरी कविता से। किससे है? साठोत्तरी कविता से। ठीक है। जबकि मैं बात करूं यहाँ पर जो मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ये तो हो ही जाएंगे तीनों और इनका नहीं है। मुक्तिबोध जो है यहाँ पर, मुक्तिबोध जो महोदय जो है यहाँ पर, इनको प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। प्रगतिशील कविता और तथा नई कविता के बीच का क्या कहा जाता है? सेतु। किसको? मुक्तिबोध को। ये ध्यान में आप रखिएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ किस कवि की है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे राघव या फिर केदारनाथ अग्रवाल। बताओ। आसान है, उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। क्या हो जाएगा? त्रिलोचन। इस काव्य रचना के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन है। हम बात करें तो धरती, ताप के ताए हुए दिन, इनकी अन्य रचनाएं भी है। कौन कौन सी? और भी बहुत है, लेकिन धरती और बात करूँ मैं ताप के ताए हुए दिन, पहले जिक्र किया था हमने पिछले वीडियोज में। इनकी रचनाओं का मैंने लिखकर बताई थी आपको, ताप के ताए हुए दिन, ध्यान में रखना। जबकि मैं बात करूं नागार्जुन की रचनाओं की तो सतरंगे पंखों वाली भी, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, ये सारी की सारी अपने नागार्जुन की है। केदारनाथ अग्रवाल की अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो अपूर्वा, ये कई बार पूछी जाती है। अपूर्वा, युग की गंगा, युग की गंगा, युग की गंगा और युग धारा के किस किस की है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नींद के बादल,
किसके बादल? नींद के बादल। केदार साहब की रचनाओं के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आग का आईना, आग का आईना, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ देखने को मिलती है साहब हमें। अगला सवाल है यहाँ पर अपना, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? मतलब कौन सी रचना नागार्जुन कृत नहीं है? पाषाणी, चंदना, रविंद्र के पति, कला और बूढ़ा चांद। रविंद्र के प्रति। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो कला और बूढ़ा चांद है ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चांद यहाँ पर नागार्जुन रचित है जो नहीं है। तो फिर कला और बूढ़ा चांद किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत कृत है ये। ठीक है गुरुजी, ये सुमित्रा नंदन पंत कृत है। और इस कृति पर ही, कला और बूढ़ा चांद पर ही पंत को जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1960 के अंदर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से हैं जो नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। जबकि मैं बात करूं बादल को घिरते देखा है और पाषाणी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और रविंद्र के प्रति, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सारी की सारी रचना किसके है? नागार्जुन द्वारा रचित क्या है? काव्य हैं। ये सारे के सारे क्या है? नागार्जुन द्वारा रचित क्या है? काव्य रचनाएं हैं साहब। सवाल है, कबीर के उपरांत यानी कबीर के बाद में हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? कबीर के बाद में हम बात करें तो विध्वंसकारी और जन विरोधी जो शक्ति थी उसको सबसे ज़्यादा, उन ताकतों को खुले रूप से चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? निराला, दिनकर, नागार्जुन या फिर हरियोध? बताइए इन चारों में से कौन है? ये सवाल भी कई बार आया है। तो वो रचनाकार है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है साहब। और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या मिलता है? वैद्यनाथ मिश्र। ये सवाल भी कई बार पूछा गया और ये सवाल मैंने आपसे भी है जो पूछा था। ठीक है। और शुरुआती दिनों में किस नाम से रचना करते थे ये? यात्री उपनाम से रचना करते थे। यात्री उपनाम से रचना करते थे, ये सवाल भी पूछा गया है। और ये मैथिल कवि, श्रेष्ठ कवि माने जाते, मैथिल कवि, वामपंथी विचारधारा के मान कवि, इस रूप में भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नागार्जुन को एक तरीके से भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि भी कहा जाता है। क्या? भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि भी इनको कहा जाता है। वैसे भारतीय वर्ग संघर्ष का कवि, ये भी इनको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो दिनकर की एक नहीं है? तो यहां पर देखिए, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और त्रिधारा। तो कौन सी है जो काव्य रचना नहीं है दिनकर की? तो यहाँ पर साथियों अपनी त्रिधारा जो है ये नहीं है, यानी कि त्रिधारा इनकी नहीं है। तो फिर त्रिधारा किनकी है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, लिखावट पे नहीं जाइएगा, आप ध्यान में रखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बात करें दिनकर की रचनाओं में तो कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि देखने को मिलती है। ठीक है। और दिनकर की जो गद्य रचनाएं उनमें संस्कृति के 4 अध्याय गद्य रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये इनकी गद्य रचनाएं देखने को मिलती है। अगला अपना सवाल है, सवाल ये है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है, प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से है, प्रयोगवादी कविता से है या समानांतर कविता से, यानी में से कोई नहीं। मतलब किस
वाद की कविता किस युग की कविता से है? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत, गर पाई खुशबू, रंगो आप। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों प्रगतिवाद कविता से है। किस वाद की, किस युग से? प्रगतिवाद से। और ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई है? जो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से है। और निराला की यह प्रसिद्ध कविता है जिसमें पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया गया है। किस पर? पूंजीवादी सभ्यता पर। सवाल है अगला कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ध्यान में रखना, परीक्षा में नहीं है या है इस शब्द को थोड़ा, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है तो कौन सा कवि नहीं है प्रगतिवाद का? नागार्जुन, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध? प्रगतिवादी कवि यहां पर नहीं है तो उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। तो ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं तो फिर किसके हैं? तो ये प्रमुख रूप से हम बात करें प्रयोगवाद एवं नए कविता के कवि हैं। किसके हैं ये? प्रयोगवाद व नई कविता के। ठीक है जी, ये हो गया इनका। जबकि नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध प्रगतिवाद के हैं। सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? गीता या कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी? बताइए साथियों। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कुरुक्षेत्र। आपने पढ़ी होगी ये पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है, कमाल की पुस्तक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगला सवाल ये आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। युग धारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। कल भी मैंने ये बताया था, युग धारा के रचयिता हैं। क्या होगा उत्तर? कमेंट करके बताना। प्रगतिवादी कवि कौन? रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? यानी कि इनमें से 3 पुस्तकें तो ऐसी है जो रांगे राघव की, और एक कौन सी नहीं है? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली और नरोत्तम। बताइए साहब, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी? उत्तर हो जाएगा साथियों अपना नरोत्तम। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी। जबकि बात करें हम जो अजय खंडर है, अजय खंडर इनकी पुस्तक है। इसका समय आपको अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना 1944 देखने को मिलता है। वहीं जो मेधावी है इसका अपने को 1947 देखने को मिलता है, और जो पांचाली है 1955 देखने को मिलता है। तो क्रम भी अगर आपसे कहीं कहीं पूछ ले कभी तो 44, 47 और 55, यानी अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिछली सीरीज में मैंने जो ये सवाल है इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना इस सवाल का उत्तर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? इलाहाबाद में, पटना में, भोपाल में या फिर लखनऊ में? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट कीजिएगा साहब। ठीक है, क्या उत्तर होगा? अगला सवाल देखिए। सवाल है यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है। देखिए परीक्षा के अंदर क्या होता है, मान लो किसी परीक्षा में 100 सवाल आते हैं तो 60 सवाल तो ऐसे होते हैं, 60 से 70 सवाल तो जो आसान ही होते हैं। अगर आपको वो भी सवाल आप गलत करते हो तो यूँ समझिए आप किसी भी श्रेणी में, किसी भी रैंक में आने के काबिल नहीं, या यूँ कहूँ कि मैं चयन होने के भी काबिल नहीं हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखिए जो आसान सवाल होते हैं वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। बाकी की जो 30% सवाल होते हैं उनमें आपको और मेहनत करनी होती है। तो 60-65 के बीच में ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग सभी को आ ही रहे होते हैं, और जिनको ये सवाल भी नहीं आते हैं वो तो इस रैंक से है, जो लिस्ट से है, जो बाहर ही हो जाते हैं। तो ये जो बिल्कुल आसान सवाल है कि यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है, कई बार पूछा जा सकता है।
नागार्जुन है, रघुवीर सहाय है, गिरिजा कुमार माथुर है या फिर केदारनाथ अग्रवाल है? बताओ। उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। यात्री नाम से रचनाएं कौन करते थे अपने श्रीमान जी? नागार्जुन जी। ठीक बात करें इनका जो पहला साहित्यिक उपनाम है ये यात्री था। यात्री जो है इनका पहला साहित्यिक उपनाम था, ये साहित्यिक उपनाम। देखिए जितने भी कवि लेखक होते हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं, उपनाम है जो रखते हैं। ये इनका साहित्यिक उपनाम था पहला। संस्कृत में और मैथिली में भी इसी नाम से रचना करते थे। मूल नाम की बात करें इनकी तो वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। इनका खंडकाव्य भस्मांकुर एक जो बरवे छंद में है, ये कई बार पूछा गया है। और एक डिटेल और है इनके विषय में, पत्रहीन नग्न गाज के विषय में, वो अगले वाले सवाल में आपको मैं बताऊंगा इनकी। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? नागार्जुन की जो निम्नलिखित रचनाएं हैं यहाँ पर, कौन सी जो है वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली। आइडिया लग गया होगा आपको पहले सवाल से। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पत्रहीन नग्नगाछ। ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई थी। तो गुरुजी ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई तो फिर किस में ये लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। किस में? ये मैथिली में है जो लिखी गई, और बाकी सारी की सारी खड़ी बोली में। और इसी पर जो है ये पत्रहीन नग्नगाछ जो रचना है, कृति जो है इनकी, इस पर इनको नागार्जुन को 1968 में, कब? 1968 में इस कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी सम्मान ये इनको प्रदान है जो किया गया। बाकी भस्मांकुर हो गई, युगधारा हो गई, सतरंगे पंखों वाली हो गई, ये इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। सवाल है अगला कि हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल? बताइए जी, क्या उत्तर होगा? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साथियों त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। और इनको, त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। इनको मुक्तिबोध ने, किसने कहा? मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि। क्या कहा? कि ये क्या है? अवध के किसान कवि। अवध का किसान कवि भी इनको कहा है। और त्रिलोचन के मूल नाम की हम बात करें तो वो था वासुदेव सिंह। क्या नाम था? वासुदेव सिंह। ये भी कई बार पूछा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें हम तो वो हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, धरती नाम आता है, और उस जनपद का कवि हूँ, ये कई बार पूछी गई है। उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, ये भी इनकी मिलती है। ताप के ताए हुए दिन, ये भी कई बार पूछा जाता है। ताप के ताए हुए दिन। और बात करूँ मैं गुलाब और बुलबुल शब्द, दिगंत आती है इनकी एक रचना। तो ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सवाल है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ, सिटी में हुआ, उसके उत्तर तो आपको कमेंट में करना ही है। अब ये बताए प्रगतिशील जो लेखक संघ था, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह
चौहान या मुल्कराज आनंद। तो मैंने बताया था पिछली सीरीज में, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। और यहीं से हिंदी में जो प्रगतिवादी आंदोलन है, प्रगतिवादी आंदोलन, इसका श्री गणेश है जो माना जाता है साहब। और सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। जो सज्जाद जहीर है इनको संगठन का क्या बनाया गया था? महामंत्री। चलिए अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? कल वाले वीडियो में मैंने कुछ अलग संदर्भ में, मतलब पिछली सीरीज में कुछ अलग संदर्भ में ये बात बताई थी। अब आपने यहाँ पर मैंने सीधे सीधे सवाल में पूछ लिया है। तो हर एक रचना का जो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, यूँ जानिए वो कहीं न कहीं सवाल बनकर आया हुआ है परीक्षा में। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? बताइए किस रचना पर दिया गया? बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। तो उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर अपना क्या, बताइए? उर्वशी पर। बताया था मैंने पिछले सीरीज में, उर्वशी पर दिया गया था। ठीक है गुरुजी, ये बात आ गई समझ में, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दे दिया। कब दिया गया? 1972 में। ठीक है गुरुजी, ये भी बात समझ में आ गई। और इनके काव्य में कौन सी चीज़ है जो देखने को मिलती है हमें? तो इनके काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। साथ ही दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, ये बात मैंने बताई थी। इनकी कृतियां भी मैंने बताई थी। कृतियों में देखिए रसवंती मिलती है इनकी कृतियों में, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी। रश्मिरथी में रश्मिरथी ये किसके लिए आया है ये भी मैंने बताया था पिछले में, कर्ण के लिए। नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सारे की सारी इनकी बहुत प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं। सवाल, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, हरिवंश राय बच्चन की, नागार्जुन की या फिर त्रिलोचन की? बताइए साथियों। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, आसान सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों नागार्जुन। किसकी है? नागार्जुन की। ठीक है गुरुजी, नागार्जुन की है। समझ में आ गई बात, प्रगतिवाद से जुड़े हुए ये बात समझ में आ गई। बाकी रचनाकारों के भी जो विकल्प हैं इनकी भी कई सारी पंक्तियां हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इनकी वो झांसी वाली कविता, उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां ये कई बार पूछी जाती है। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कई बार पूछा गया है। बच्चन की ये पंक्तियां पूछी गई है, कौन सी? मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, ये उसमें हाला वाले से है। त्रिलोचन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये किसकी है? त्रिलोचन की है। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये ध्यान में रखना। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। अभी मैंने सवालों में पिछले में जिक्र किया था, आपको अगर आइडिया हो तो। इसी प्रकार से परीक्षा में कुछ सवाल ऊपर ऐसे आ जाते हैं जिनसे रिलेटेड, जिनसे संबंध कुछ नीचे एक दो सवालों का होता है। अगर ऊपर वाले सवालों का आपने ढंग से किया है तो नीचे वाले एक दो सवाल है जो ठीक हो जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा, उर्वशी, कामायनी या फिर यशोधरा? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की किसकी है? उर्वशी के सामने लिख देते हम दिनकर। गुरुजी ठीक है, उर्वशी तो दिनकर की हो गई, बाकी किसकी है? चिदम्बरा सबको ज्ञात है, पंत की है। कामायनी सबको ज्ञात है, प्रसाद की है। प्रकाशन वर्ष कमेंट करके बता देना। यशोधरा की बात करूं मैं, गुप्त की है। गुप्त कौन? मैथिली शरण गुप्त, अपने मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी है यशोधरा।
दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? दिनकर साहब रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति हैं, उनके अंदर जो रश्मि रथी काव्य कृति है उसमें रश्मि रथी कौन है, किसके लिए आया है? कृष्ण है, कर्ण है, पुरूरवा है या फिर परशुराम है? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क्या? कर्ण। यहाँ पर इस दिनकर की जो काव्य कृति रश्मि रथी है, इसमें रश्मि रथी कौन? कर्ण के लिए आया है ये। और ये दिनकर साहब का क्या है? एक खंड काव्य है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? खंड काव्य है। और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, इसके ऊपर मैंने रश्मि रथी का कुछ अंश जो है वह पढ़कर भी डाला हुआ है, सुनाया हुआ है इसके ऊपर रश्मि रथी का। तो ये खंड काव्य है। और हम बात करें तो दिनकर का जो काव्य था उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और साथ ही साथ प्रगतिवादी चेतना, ये दोनों का समावेश है जो देखने को मिलता है। दिनकर साहब को, दिनकर को एक तो कहा जाता है समय सूर्य, ये भी ध्यान में रखना। दिनकर को समय सूर्य भी कहा जाता है और एक कहा जाता है इनको अधैर्य का कवि। क्या कहा जाता है साहब? अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है दिनकर को। इनके लिए प्रमुख कृतियों की मैं बात करूं दिनकर की, तो कृतियों में आप देख लीजिए इनका एक प्रसिद्ध जो है वो मैं बता देता हूं। रेणुका देखने को मिलती है हमें, रसवंती देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में, हुंकार देखने को मिलती है, और बात कुरुक्षेत्र, और मैं बात करूं उर्वशी, ये भी कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त जो एक परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी कई बार पूछी गई है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध है जो कृतियाँ। एक इनकी हारे के हरिनाम, ये भी ध्यान में रखिएगा। हारे के हरिनाम ये कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं इनकी। और जो उर्वशी के लिए, उर्वशी यहाँ पर हमने लिखी रचना, ये इसके लिए क्या है, इनको 1972 के अंदर 1972 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला सवाल है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है। ठीक बात, कि प्रगतिवाद में तो निम्न वर्ग जो था उसके जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, अब बात करेंगे प्रयोगवाद में किसको दी गई? फिर प्रगतिवाद में तो इसको दे दी गई निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को, लेकिन इसमें स्त्री जीवन चरित्र को दी, या उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, या मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, या फिर दलित जीवन चित्रण को? बताइए साथियों। तो यहां साथियों अपना उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को यहाँ पर प्रधानता है जो दी गई प्रयोगवाद में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। यह हो जाएगा अपना सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। देखिए जितने भी ये अपने हुए हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जो कुछ भी है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सब की जो जो प्रवृत्तियाँ प्रमुख विशेषताएं, ये जरूर ध्यान में रखना आप। तो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, यानी कि 3 विशेषता तो होगी, एक नहीं होगी, वो ढूंढनी है आपको। शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषकों के प्रति घृणा। तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा साथियों कल्पना प्रवणता। ये विशेषता प्रगतिवाद में देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। जबकि शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान और शोषक जो थे, शोषण करने वाले, उनके प्रति घृणा, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं रही है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नागार्जुन की रचना नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खींचड़ी, विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना है जो नहीं है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये नागार्जुन की रचना नहीं है तो फिर किसकी है? बल्कि ये रचना है अपने किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है गुरुजी, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, तो कुछ और बता दो। तो मैं बात करूं नागार्जुन की रचनाओं की, तो नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। युगधारा प्रसिद्ध है, सतरंगे पंखों वाली कई बार पूछी गई है, दोनों सतरंगे पंखों वाली। प्यासी पथराई आंखें बहुत बार पूछी गई है, प्यासी पथराई आंखें। इसके अतिरिक्त बात करें तालाब की मछलियां, यहाँ आई भी है तालाब की मछलियां। हजार हजार बाहों वाली, ये इसमें दे रखी है। और पुरानी जूतियों का कोरस, ये जरूर ध्यान में रखना, पुरानी जूतियों का कोरस, इसको याद रखना आप। ये किसकी है? नागार्जुन की है। अब तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम आया कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की, तो केदारनाथ अग्रवाल की भी हम देख लेते हैं। तो युग की गंगा, अब देख यहाँ ध्यान रखना, युग धारा तो है नागार्जुन की, ठीक है, जबकि युग की गंगा ये अपने केदारनाथ की है। युग की गंगा ये केदारनाथ साहब की है। पंख और पतवार है इनकी, बम्बई का रक्त स्नान है इनकी, आग का आईना है, आग का आईना को ध्यान में रखना। नींद के बादल है, केदारनाथ की एक है नींद के बादल। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है लोक और आलोक। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हमने देख ही ली। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सवाल है, और ये सवाल कई बार आया है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में है जो हुआ था? कौन से सन में हुआ था? आसान है लेकिन कई बार आया हुआ है। 29 में और 26 में, 36 में या फिर 43 में? बताइए, माफ करें, ये आए हुआ था अपने 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 36 में हुआ तो आप पूछो गुरुजी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपने लखनऊ में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे गुरुजी इस समय? इस अध्यक्ष तो प्रेमचंद अध्यक्ष थे। और यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत है जो मानी जाती है। और वहीं 1936 में तो यहाँ पर हुआ अपने लखनऊ में, जबकि 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉरेस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, वही बात है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भाग लिया। इस बैठक में यह सवाल भी कई बार आया गया, भारत की तरफ से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक में किसने भाग लिया? डॉक्टर सज्जाद जहीर ने और मुल्क राज ने, ठीक है। और इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब? 1935 में इंग्लैंड में की। और प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो यहाँ पर हुआ था वो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। चलिए गुरुजी समझ में आ गई बात। अगला बताओ। अगला सवाल है, आसान है, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नागार्जुन का असली नाम क्या है साहब? नागार्जुन का असली नाम कमलनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र या फिर रामनाथ मिश्र? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना।
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज के जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के लिए अगर आपको वन लाइनर बुक की आवश्यकता है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। केवल 184 पेज के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार बुक है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के लिए ये बुक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8619738734 पे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो ग्रेड 1 है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कुल पेज 204 के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार पुस्तक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर के ऊपर 8619738734 पे। आपके नज़दीकी बुक डिपो पे भी अवेलेबल हो सकती है, आप उसे एक बार पूछताछ कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज डालना है, बुक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पेमेंट करना है और किस प्रकार से आपके घर तक ये बुक पहुँचाई जाएगी। हमारा नवसृजन क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऊपर मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है 2nd ग्रेड के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का भी। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ की नीड है तो आप इस नवसृजन क्लासेस नाम के ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नवसृजन क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे साझा की जाती है। हमारा कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास से रिलेटेड वो दी जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8619738734। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।